यूपी में आज का दिन बहुत खास रहा। लोकप्रिय पूर्व कांग्रेस नेता जिशन हायदर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हॉर्नबिल टीवी के राजनीतिक संपादक ऋषि भारद्वाज ने की जिशन हैदर से खास बातचीत। आइए देखते हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है आपको पता ही है, मैंने कांग्रेस पार्टी के सारे पार्टी पदों से इस्तीफ़ा दे दिया था उनकी नीतियों के खिलाफ। और मैंने पहले भी कह दिया था कि कांग्रेस जिस तरह से चल रही है उसमें आगे सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। और मुझे लगता है मुझे भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए था, क्योंकि कई बार मुझे ऐसी चीज़ें थीं जो मोदी जी करते थे लेकिन कांग्रेस में रहते हुए हम बोल नहीं पाते थे। कई चीज़, चाहे वो राष्ट्रवाद को लेके हो या जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, और उसके ऊपर भी हमको बोलना नहीं है, उनका साथ नहीं देना है, बल्कि उनका विरोध करना है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये चीज़ें गलत हैं और इन चीज़ों के ऊपर हमें बोलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं मुखर प्रवक्ता हमेशा रहा हूँ और अपनी बात बेबाकी से रखता हूँ। इसीलिए मेरी प्रियंका गांधी जी से भी नहीं पटी और मैंने इस्तीफ़ा दिया और उनका भी इस्तीफ़ा मांगा था मैंने, क्योंकि ये हमें लगता है कि कांग्रेस में रहते हुए प्रियंका गांधी का इस्तीफ़ा मांगने वाले शायद इकलौता मैं नेता रहा जिसने आज तक गांधी परिवार में किसी का इस्तीफ़ा मांगा हो। सो मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से मोदी जी के एजेंडा में जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का, जिस तरह से सबको साथ लेके चलने का जो एजेंडा है और जिस तरह से वो चीज़ें चल रही हैं, उसको दुष्प्रचार ज़रूर ज़्यादा किया है इन पार्टियों ने जो विरोधी पार्टियां हैं। अदरवाइज़ आप देखिए जिस तरह से देश लगातार प्रगति के सर पे है, वो मोदी जी के अलावा किसी और ने नहीं किया आज तक। और आज देश की एक पहचान है पूरी दुनिया में, मोदी जी के बदौलत है। मोदी जी एक चेहरा, देश का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नहीं तो अभी तक हमारे पास जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते थे वो सिर्फ और सिर्फ रिमोट कंट्रोल से चलते थे गांधी परिवार के। तो मुझे लगता है कि मैंने निर्णय लिया है, देर से लिया है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए मेरा मानना है, बट मुझे लगता है निर्णय मुझे पहले ले लेना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता, मैं तो एक कार्यकर्ता की तरह शामिल हुआ हूँ। अब जो भी मुझे भूमिका के लिए कहा जाएगा, जो भी करने को कहा जाएगा वो मैं करूँगा। देखिए, मैं 2 बार रीता बहुगुणा जोशी जी जब यहाँ से चुनाव लोकसभा का लड़ी हैं, तो आपको पता है मैं उनका सारा काम देखता था, इंचार्ज था कई चीज़ों का। फिर अगली बार आचार्य प्रमोद कृष्ण लड़े थे, उनका भी चुनाव का मैं ही पूरा प्रबंधन देखता था। सो मुझे लगता है कि लखनऊ शहर के अंदर तो मैं रहने वाला यहीं का हूँ और यहाँ पे एक एक बूथ से लेके और एक एक बस्ता मुझे पता है क्या है कैसे है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं उसमें जो हूँ, जो भी अपनी तरफ से ज़रा सा भी योगदान दे पाऊँगा वो बिल्कुल मैं देने की कोशिश करूँगा। नए निशान, देखिए मैं आपको बताऊँ, निशान इधर जुड़े चाहे ना जुड़े, राजनाथ सिंह जी 5 लाख के ऊपर इस बार जाने ही जाने वाले हैं, क्योंकि जनता ने देख लिया जिस तरह से राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल में जो जो कार्य हुए हैं लखनऊ में। मैंने अभी बीजेपी ज्वाइन करने से भी बहुत पहले एक बार ट्विटर पे लिखा था कि लखनऊ की जनता को तो आंख बंद करके राजनाथ सिंह जी को टिकट वोट देना चाहिए, क्योंकि जितना कार्य राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश लखनऊ में किया है उतना आज तक आज़ादी के बाद से नहीं हुआ है। और आप खुद लखनऊ के रहने वाले, तो आपको भी ये बात कहीं ना कहीं पता है कि राजनाथ सिंह जी ने जाति, धर्म और किसी भी चीज़ से उठ के लखनऊ के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया और लखनऊ ज़िंदगी भर उनका ऋणी रहेगा। नहीं, देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा था पिछला विधानसभा का, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ, और फिर आपको भी पता है कि सब आयात करके लाई जा रहे थे लोग, उनको टिकट दिया जा रहा था। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है गांधी परिवार, सोनिया जी के पुत्र और पुत्री मोह में ख़त्म हो गया कांग्रेस पार्टी। आज उसको सिर्फ चाटुकार चला रहे हैं, नेता उसमें बचे नहीं हैं। जो नेता बचे भी हैं वो भी आप सोच नहीं सकते हैं किन मनोस्थिति में कांग्रेस के अंदर है। आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अपने ख़त्म होने की कगार पे खड़ी हुई है और आज भी वही चाटुकार उन पार्टी को चलाने का पूरा कार्य कर रहे हैं। तो वही चाटुकार, देखिए, नेता लोगों को अगर कोई चाटुकार बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, तो या फिर उसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है या फिर उसको राजनीति वैसे करनी है जैसे आज कांग्रेस के बाकी नेता कर रहे हैं। तो मैं उनमें से था नहीं, मुझसे ये सब सहन नहीं होता है, तो मैंने खुल के उसका विरोध किया कि मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता है। एक नौकर हमको बताए कि क्या करना है, कैसे करना है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बहुत से नेता छोड़ के चले गए, मुझे पता है जितने बड़े बड़े नेता, ऋषि जी मैं आपको बताऊं, छोड़ के गए हैं। प्रियंका गांधी के आने के बाद से जितने बड़े बड़े नेता छोड़ के गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन नौकरों की वजह से चल के, क्योंकि उस पार्टी को आज भी वही नौकर चला रहे हैं। अब देखिए, अमेठी में जिनको टिकट दिया गया है उनकी वजह से अमेठी का हर बड़ा नेता छोड़ के गया है, जितना कांग्रेस का बड़ा नेता था। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आज कोई बीजेपी में मंत्री है, कोई बीजेपी से सांसद है, वो सब छोड़ के अगर आप पूछेंगे उनसे तो किसी के एक ही नाम लेंगे जो इस वक्त चुनाव लड़ रहा है।
तो ये है कांग्रेस पार्टी की मनोदशा। नहीं, पिछली बार राहुल गांधी देखिए भाग गए थे। जो अमेठी रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ था दशकों से, उसको छोड़ के आप जो है वायनाड चले गए थे, और इस बार आप लड़ने को तैयार भी नहीं थे। आप पिछली बार भाग गए थे, इस बार फिर वापस आए, आप अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, आप रायबरेली से जाके चुनाव लड़ रहे हो। ये अपने आप में बताता है कि आप एक तरफ तो कहते हो कि सपन का सीना और ये और वो बड़ी बड़ी बातें करते हो, और फिर आप अपनी लोकसभा जहाँ को आपने रिप्रेजेंट किया वहाँ से लड़ने की आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। तो ये कौन सी बात है? आप मतलब कैमरे के सामने कुछ हो और बंद कमरे में कुछ हो, ऐसे नहीं चलता है। तो जितना दोगलापन है हमें लगता है गांधी परिवार के अंदर, उतना दोगलापन किसी के अंदर नहीं है। 100% वॉकओवर, और वॉकओवर ही तो दिया नहीं। तो आपकी हिम्मत होती तो आप जाके लड़ते। 50,000 से लगभग वोटों से आप पिछली बार हारे थे, इस बार जाके लड़ते, देते उनको चैलेंज। वो तो स्मृति ईरानी जी खुलेआम कह रही हैं, लेकिन उन्होंने कार्य किया अमेठी में, तो वो डर के नहीं और सीना ठोक के कहती हैं आइए चुनाव लड़िए। नहीं, रायबरेली का भी वही हाल है। देखिए रायबरेली की आप सोनिया जी वहाँ से सांसद थी, सोनिया जी की तबीयत भी ख़राब थी, एज भी हो गई है, वो 5 साल में 5 बार नहीं आई हैं वहाँ पे। नौकरी चला रहे हैं, फिर वही बात है, नौकर चला रहे हैं, तो जब तक नौकर कराएंगे तब तक क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। अभी गए हैं लड़ने, अभी हमें लगता है दूध का दूध और पानी का पानी आपको दिख जाएगा चुनाव के बाद। नहीं, ये ख़त्म, मैं बताऊँ विपक्ष के लिए ये आखिरी मौका था। विपक्ष ख़त्म है इस चुनाव के बाद, विपक्ष खत्म है इस चुनाव के बाद। इस चुनाव के बाद विपक्ष जैसी कोई चीज़ इस देश में नहीं रहेगी, क्योंकि अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जो नारा दिया है माननीय मोदी जी ने अब की बार 400 पार, हम बता रहे हैं 400 बार पार होने जा रहा है। आप कहीं चले जाइए, साउथ से लेके और इधर कहीं भी चले जाइए आप। नहीं, समीकरण नहीं। मैं अभी आपको बताऊं, मैंने कांग्रेस छोड़ने के बाद मैं बहुत दिन इधर उधर रहा और घूमा फिरा, दुनिया देखी, चीज़ें देखी, समझी, तो मुझे हर जगह दिख रहा था कि हर तरफ बीजेपी ही बीजेपी है। ये अपने मुबालगों में जी रहे हैं, ये ख़त्म हो चुके हैं ज़मीन पे, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे इनका कार्यकर्ता बचा नहीं है। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के पास ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता नहीं बचा है। जो एक आध जगह इनकी सरकार भी है वो इतनी एंटी इनकम्पेंसी थी जिसकी वजह से सरकार बन गई, ये नहीं कि कोई संगठन की वजह से सरकार बनी हो। क्योंकि तो हमें लगता है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, इस देश से कांग्रेस पार्टी का बोरिया बिस्तर ख़त्म हो चुका है। जी बिल्कुल। देखिए मैं बताऊँ 2-3 चीज़ें। पहली बात तो जो थोड़ा सा भी सम्मान का नेता होगा ना, वो जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ जाएगा। आप जितने नेताओं का आपने नाम लिया, किसी से पूछ लीजिए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी अगर छोड़ी होगी तो सिर्फ और सिर्फ इनके चाटुकारों नेताओं की बदतमीजी की वजह से छोड़ी होगी। पुराने लोग हैं। आरपीएन सिंह के पिताजी कांग्रेसी, अदिति सिंह इनके पिताजी पुराने कांग्रेसी, जितिन प्रसाद जी उनके पिताजी पुराने कांग्रेसी, मेरा पुराना कांग्रेसी परिवार, हम लोग पुराने कांग्रेसी थे। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ले लीजिए, आप रीता भोगना जोशी ले लीजिए, आप जगदम्बिका पाल ले लीजिए, मैं आपको और 50 नाम ऐसे गिना दूं। ये सब दशकों से कांग्रेस में थे, लेकिन किस किस तरह से इनकी बेइज्जती की गई है। मैं किताब भी लिख रहा हूँ इसके ऊपर, अभी जल्दी वो किताब भी आएगी कि कांग्रेस में किस तरह से नेताओं के साथ बेइज्जती कर करके किस तरह से निकाला गया है और किस तरह से उनको छोड़ने पर मजबूर किया गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने पैरों पर सिर्फ और सिर्फ खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। और फिर मैं कहता हूँ ये जो युवराज और जो महारानी साहिबा हमारी कांग्रेस पार्टी आज की डेट में चला रही हैं, उनके चाटुकार चलवा रहे हैं, उनकी वजह से आज देश की जो सबसे बड़ी पार्टी जिसने 70 साल राज किया था उसको पूछने वाले भी बचे नहीं। मैं आपको बताऊं, मैंने जब कांग्रेस में रहते हुए, शायद आपने देखा भी होगा, फिर मैंने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उसके 6 महीने बाद मैंने एक ट्वीट भी किया था, मैंने कांग्रेस में रहते हुए राम मंदिर को चंदा दिया था, क्योंकि मेरा मानना था कि राम मंदिर वहीं बनना चाहिए। और बहुत से ऐसे माइनॉरिटी के लोग हैं जो कहते थे और कहते हैं कि वहाँ बनना चाहिए था। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर मेरे जैसे आदमी को भी वो बात अपनी रसीद छिपा के रखनी पड़ रही है राम मंदिर के चंदे को, तो कहीं ना कहीं आप समझिए कितना फ्रस्ट्रेशन लेवल आगे होता होगा कि जब राम मंदिर का विरोध, यही कांग्रेसी कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, आज राम मंदिर बन गया तो किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। तो देखिए मेरा कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से आपने भगवान राम के अनुयायियों को, जिस तरह से आपने उनकी बेइज्जती की है, जिस तरह से उनको आपने जो है दबा के रखा है, वो आज उसी का आपको दिख रहा है कि किस तरह से आपके बड़े बड़े नेता छोड़ के चले गए हैं और आज वो सब भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी को सशक्त कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि राम मंदिर का फायदा मिलेगा? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। विपक्ष तो कह रहा है कि ये राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर है। नहीं, क्यों भारतीय जनता पार्टी, भाई वहीं पे राम मंदिर बना है, वहीं पे कोर्ट से उसको वो मिली है, परमिशन मिली है, उन लोगों ने इतना भव्य मंदिर बनाया है। तो आज हम मंदिर में अगर प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो अब उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी, ये तो हमेशा से झूठ का प्रोपेगेंडा ही फैला रहे हैं।
कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था उन्होंने वो किया है। उन्होंने कहा था राम मंदिर बनाएंगे और आज राम मंदिर बन के तैयार है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार करने के बाद, जैसा कि विरोधी इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये संविधान पलट देंगे, तो आपको लगता है कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं, संविधान देखिए, ये सब तो देखिए लगातार झूठ का पुलिंदा करते हैं। इनके पास कुछ है नहीं असल में। आप समझिए, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ इनके पास एजेंडा ही नहीं है। इनके पास एजेंडा क्या है कि क्या मोदी जी बोले हैं उसका विरोध ही इनका एजेंडा है। और आप ही मानते हैं कि इस समय देश में केवल एक ही नेता है, नरेंद्र मोदी जी? बिल्कुल, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आज की डेट में देश में सिर्फ एक ही नेता है, उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। धन्यवाद। और कोई बोला नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।